नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम भारत की खोज से अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आर्यों का आना पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो हमारा भाग 2 वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखेंगे कि भारत की खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिसका संक्षिप्त रूप कक्षा 8 के NCERT के पाठ्यक्रम में शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अभी भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। ये लोग संभावना जताते हैं कि इनकी संस्कृति जो थी, इनका रहन सहन जो था, पहनावा जो था, ये जो है इसी देश यानी भारत देश से मिलता जुलता था। उसकी जड़ें और शाखाएं मतलब कि उसके जो स्रोत थे वो कुछ दक्षिण भारत में भी मिल सकती थी, इस तरह से कहते हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। ठीक है, कुछ विद्वान लोग जो हैं, इन लोगों को दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों की जो संस्कृति थी उनके बीच अनिवार्य समानताएं दिखाई पड़ती हैं। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। ठीक है, यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत आए थे, प्राचीन समय में बहुत से लोग भारत आए थे, चीन से आए थे। ठीक है, बहुत वास्को डी गामा आए थे। ठीक है, आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। तो ये घटना बहुत पहले घटी होगी, लोग मानते हैं ऐसा। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से जो है हम जो है इन्हें भारत के निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता में कुछ लोग कहते हैं कि उसका अंत अकस्मात मतलब कि जो है अचानक किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। सिंधु नदी जो है अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए जो है प्रसिद्ध है। इस नदी में भयंकर बाढ़ आती है, ठीक है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह संभव भी है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। और ये भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूख गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि मोहनजोदड़ो का जो खंडहर है ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, बालू जो है तह पे तह जमता गया और जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई। ठीक है, और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मतलब जो पुरानी उनकी नींव थी नीचे, उसको जो है वो ऊंचाई पर अब घर बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठती गई हैं। ठीक है, खुदाई में जो है कुछ निकले गए हैं, जैसे 2 या 3 मंजिले मकान खोदने पर इतने मतलब कि वो नीचे धंसते चले गए हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि
सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठती गई हैं। लोग ऊपर ऊपर दीवारें उठाते गए और यहाँ पे वो ऊंची होते गई ज़मीनें। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया था। ठीक है, सिंध का सूबा जो है पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था। सिंध का जो सूबा था वहाँ पे हर प्रकार की खेती होती थी और वो बहुत ही समृद्ध था। पर मध्य युग में, मध्यकालीन में के बाद, मध्यकालीन मध्य वर्ग युग के बाद जो है ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। कौन? सिंध का सूबा। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन झलकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। इसलिए ये मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तन जो होता है, मानसून का परिवर्तन, ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। ठीक है, उनके रहन सहन में जैसे बाधा डाला हो। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। ठीक है, कहते हैं कि उनके रहन सहन की पद्धति को भी प्रभावित किया होगा। लेकिन मौसम के परिवर्तन का प्रभाव जो है दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी। ठीक है, हमारे पास इस बात पर विश्वास कर सकते हैं हम कि यह सभ्यता जो थी वो गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी। पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। इस बात को हम मान तो सकते हैं, पर इस बात को जो है हम फैसला करने के लिए हमारे पास कोई पर्याप्त आंकड़ा नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय समय के साथ खंड खंड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों को बालुओं द्वारा जो है बालू ने ढक लिया था और उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा था। किसे? जो शहरों के ऊपर गिरा, फिर मकानों के ऊपर गिरा। ठीक है, तो उसने, बालू ने ही उन्हें सुरक्षित भी रखा था, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय समय के साथ खंड खंड हो गए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच जो है निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। ठीक है, यह टूटना मतलब कि जो कालखंडों के बीच निरंतर संबंध था, ये जब टूटते गए तो इसमें ये बताते हैं कि ये सूचक भी है कि आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गो की नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। ठीक है, इस सभ्यता में जो है कृषि बहुतायत थी, कृषि जो है बहुत ज़्यादा पर थी और गो की नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए थे। ठीक है, खेतिहर पक्ष पर जोर जो है नवागंतुकों ने दिया होगा, जैसे जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। ठीक है, लोग ऐसा मानते हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता युग के लगभग 1000 वर्ष बाद आर्यों का प्रवेश हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। ठीक है, लोग कहते हैं कि यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। फिर है सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। ठीक है, कहते हैं मेल जोल बाहर से आने वाली आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ होगा जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। ठीक है, उन्हें आगे बढ़ाने वाले थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आईं, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। ठीक है, इस तरह आर्यों के साथ साथ बहुत सी जातियां जो है हमारे भारत में आई और सब फिर यहीं पर घुल मिलकर रह गए। तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता अध्याय 3 में हमने पार्ट 2 जो है पढ़ लिया, जिसका शीर्षक था आर्यों का आना। आर्य किस प्रकार से आए, अन्य जातियां किस प्रकार से बसी। ठीक है, इस तरह से मैं समझ गया हूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे के पास कोई भी डाउट हो जो है बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और मैं सभी जो है आपके सवालों के जवाब को देने के लिए सदैव तत्पर हूँ। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।